हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एससी वर्मा का एनएलएम का ऑब्जेक्टिव सेकंड सेगमेंट, जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसके किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले बेटा एक बात तो अपने दिमाग में रखना कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट। पहली बात, ठीक। दूसरी बात जो मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि इस सेगमेंट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, इनफैक्ट आई मस्ट से कि इस सेगमेंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बेस्ड है। आपने अगर इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने दो तरह के पढ़े होंगे, एक इनर्शियल फ्रेम होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। जो इनर्शियल फ्रेम होता है उसमें फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, वो एप्लीकेबल होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की जब बात होती है तो उसमें एक स्यूडो फोर्स अप्लाई किया जाता है जो एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है, जिससे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट हो सके और हम उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया को अप्लाई कर सकें। मतलब एफ नेट इक्वल्स टू एम में ये वाला इक्वेशन हम अप्लाई कर सकें। ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन क्यों दिया है, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जो मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसमें जो सारे क्वेश्चंस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बेस्ड है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप अच्छी तरह से एक बार क्लियर कर लें इस वीडियो सॉल्यूशन को देखने से पहले, ये मेरी आपको एक एडवाइस है। उसके बाद में अगर आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे इट विल बी वेरी इजीली एंड वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है ए रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू द अर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन, cannot be an inertial frame because the earth is revolving around the sun. Third, is an inertial frame because Newton's laws are applicable in this frame. Cannot be an inertial frame because earth is rotating about its axis. बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना है तो बता एक सिंपल सी बात अपन को समझ में आनी चाहिए कि जो अर्थ है वो इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एज पर कन्वीनियंस कई बार हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर लेते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। कई बार अर्थ को इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर लेते हैं बट एक्चुअली अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हम नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? जो एक्सेलरेटेड मोशन करता है। अब अर्थ के मोशन की अगर हम बात करें तो अर्थ का मोशन दो तरह से है। एक तो वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रही है, मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है, और एक एक्सिस पर रोटेशन भी कर रही है। तो अर्थ एक साथ दो तरह के मोशन परफॉर्म कर रही है। हम अगर उसके सर्कुलर मोशन को, मतलब रिवॉल्यूशन अराउंड द सन को कंसीडर करेंगे तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। और उसके एक्सिस पर जो रोटेशन हो रहा है उसको कंसीडर करेंगे तो भी अर्थ का एक्सेलरेशन है। इसका मतलब इन बोथ द कंडीशंस अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। भाई रिवॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो उसमें भी एक्सेलरेशन है, रोटेशन की अगर बात करेंगे तो उसमें भी एक्सेलरेशन है, और जिस फ्रेम में एक्सेलरेशन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और एक कायदे की बात कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के साथ में फ्रेम अटैच होता है वो भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द ऑप्शंस अगेन। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इज एन इनर्शियल फ्रेम। अब अर्थ के साथ में कोई फ्रेम अगर अटैच है और अर्थ को हमने कहा है, मैं नोट भी कर देता हूं यहां पर कि अर्थ को हमने कहा है कि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ कैसा है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इसका मतलब उसके साथ में जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इज एन इनर्शियल फ्रेम, दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यही बात हम कह रहे थे। थर्ड कहता है कि इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। क्या यहां पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है? क्या वो जो फ्रेम अर्थ के साथ में अटैच है वो इनर्शियल है? नहीं, वो नॉन इनर्शियल होगा, इनर्शियल नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ये एक सेकंड फैक्टर हमने कंसीडर किया था। तो हमने दो तरह के मोशन की बात की थी, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन और रोटेशन अबाउट द एक्सिस। इन दो वजह से वो जो फ्रेम अर्थ के साथ में अटैच होगा वो इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकता। तो बी और डी दो करेक्ट ऑप्शन होंगे। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही रिलेटेड होना चाहिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है।
चेक कर लेते हैं एक बार। अ पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम। अब बच्चों केवल इस लाइन पर ध्यान देते हैं अपन, पहले ऑप्शन वगैरह सब छोड़ दो, अभी ऑप्शन बाद में देखेंगे हम, पहले हम इस लाइन पर ध्यान देते हैं कि अ पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम। मतलब एक फ्रेम से अगर हम एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको वो पार्टिकल रेस्ट में दिखाई देता है। अब पहले सोच करके हमको ये बताना है कि वो फ्रेम कैसा होगा, वो इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा। लेट्स टेक एग्जांपल्स। पहला हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि मान लो हमारी ये एक गाड़ी है, एक कार है, ओके। अब इस कार में कोई पैसेंजर बैठा, उसको पार्टिकल मान लो, पैसेंजर को पार्टिकल मान लो, एंड द कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, ठीक है जी। अगर हम इस कार के फ्रेम में बात करें, कार के फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि कार को ऑब्जर्वर बनाते, मतलब कार के रेस्पेक्ट में बात की जाए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपली मीनिंग होता है ऑब्जर्वर। हम कहते हैं इस फ्रेम में बात की जाए, इसका मतलब उसको ऑब्जर्वर माना जा रहा है। अब कार को फ्रेम मान लिया जाए तो कार के रेस्पेक्ट में ये जो पैसेंजर या पार्टिकल है, क्या ये रेस्ट में या मोशन में? कार फ्रेम में। भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करेंगे तो ये पैसेंजर मूव करेगा, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारा। सो ग्राउंड फ्रेम में अगर बात करेंगे तो द पार्टिकल और द पैसेंजर इज मूविंग। बट कार फ्रेम में अगर हम बात करेंगे तो कार जिस रफ्तार से चल रही है उसके अंदर पैसेंजर जो बैठा है वो भी उसी रफ्तार से चल रहा है। तो कार के रेस्पेक्ट में पैसेंजर की वेलोसिटी कितनी है? 0। इसका मतलब कार के रेस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट में है, ओके। अब ये बात हमको क्लियर हुई कि पार्टिकल रेस्ट में है। यही सिचुएशन हमको क्वेश्चन में दी हुई है, द पार्टिकल रेस्ट में है। अब बताओ ये जो हमारी कार है ये इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आवर कार इज इनर्शियल फ्रेम। एम आई क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो कार इनर्शियल फ्रेम हो गई, ओके। साथ ही साथ में एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जरा चेक करना दोनों एग्जांपल्स में डिफरेंस क्या है। अब मैंने कार के अंदर फिर पैसेंजर बिठा दिया, कहता हूं कि कार अब किसी एक्सेलरेशन से चल रही है, कार किसी एक्सेलरेशन से चल रही है। फिर हम कार फ्रेम में अगर बात करें तो बताओ ये जो पैसेंजर या पार्टिकल ये रेस्ट में या मोशन में? कार फ्रेम में अगर बात की जाए तो यहां भी ये हमारा पैसेंजर रेस्ट में होगा और कार किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इसका मतलब बच्चों ये जो हमारी कार है ये कैसा फ्रेम है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? आई थिंक दिस इज नॉन इनर्शियल क्योंकि किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में या उसके रेस्पेक्ट में अगर किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाए और वो रेस्ट में दिखाई दे रही है तो वो जो हमारा फ्रेम है वो इनर्शियल या नॉन इनर्शियल हो सकता है। चलो इन एग्जांपल्स पर हम वापस आते हैं, पहले एग्जांपल पर हम वापस चलते हैं, इस एग्जांपल पर। अब मुझे जरा ये बताओ कि ग्राउंड फ्रेम में अगर बात की जाए तो क्या इस पैसेंजर पर कोई नेट फोर्स है ग्राउंड फ्रेम में? एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही हम मोस्ट ऑफ द केसेस लेकर के चलते हैं। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो पार्टिकल और पैसेंजर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस द रिजल्टेंट और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी 0। लेट्स कम ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो क्या हमारा ये पैसेंजर किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो क्या रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा? नहीं होगा। सो एफ नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो मैं अप्रोच लगा रहा हूं ये ऑप्शंस को अपने दिमाग में रख करके लगा रहा हूं, ठीक। ऑप्शंस देखें हम एक बार क्या कहता है। अब क्लियर हो गई ये चीज हमको कि पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो हमारा फ्रेम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल दोनों तरह का हो सकता है। इनर्शियल की बात करेंगे तो नेट फोर्स 0 आएगा, नॉन इनर्शियल की बात करेंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं। द फ्रेम इज इनर्शियल, इट इज पॉसिबल, फ्रेम इज इनर्शियल, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। ये जरूरी तो नहीं है क्योंकि सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा है, और फर्स्ट भी जरूरी नहीं है। उसने कहा फ्रेम इज इनर्शियल, इट इज पॉसिबल दैट द फ्रेम इज इनर्शियल बट द फ्रेम मे बी नॉन इनर्शियल। थर्ड ऑप्शन कहते हैं द फ्रेम मे बी, ये प्रॉपर वर्ड है मे, द फ्रेम मे बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। चेक करो पहला एग्जांपल हमारा यही है, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? फोर्थ ऑप्शन पर चलेंगे तो द फ्रेम मे बी नॉन इनर्शियल बट देयर इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, ये हमारा सेकंड एग्जांपल। बोलो बच्चों बात क्लियर है क्या? तो इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो कितने ऑप्शन
सही हुए, सी और डी 2 ऑप्शन सही हुए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। सारे क्वेश्चन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन इंपोर्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल is found to be at rest when seen from a frame S1। ये वही बात है जो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की है। अभी अपन केवल इसी बात पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम। चलो जी, हमने एक फ्रेम S1 की बात की, अभी आगे की कोई चर्चा नहीं है। अभी S1 फ्रेम हमने लिया, वही हमने कार वाला एग्जांपल ले लिया कि ये हमारी कार है। ठीक है जी, चलो कार में पहिए और बना देते हैं। अब कार हमारी किसी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसके अंदर हमारा पैसेंजर बैठा हुआ है, तो ये पैसेंजर कार फ्रेम में रेस्ट में दिखाई देगा। इसका मतलब हमारी ये जो कार है ये कौन सा फ्रेम है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गई। ठीक, इसी में हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। S1 के लिए ही बात चल रही है, S1 के लिए ही बात चल रही है। फिर हमने कहा कि साहब कार के अंदर पैसेंजर को बिठा दो, अब कार को किसी वेलोसिटी से चलाने के बजाय किसी एक्सेलरेशन से चला दो। अब एक्सेलरेशन से चलाएंगे तो भी कार फ्रेम में अगर बात की जाएगी तो पैसेंजर या पार्टिकल रेस्ट में होगा। रेस्ट में होगा तो ये कैसा फ्रेम बनेगा? ये बनेगा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इज दैट क्लियर? चलो जी, ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, S1 के लिए हमको कहानी क्लियर है, क्योंकि शायद आगे ऑप्शन ऐसे ही दिख रहे हैं मुझे कि इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, कुछ इसी तरह से ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो S1 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज बन गई कि वो इनर्शियल भी हो सकता है और नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। आगे कहानी पढ़ते हैं हम। Moving with a constant velocity, the same particle moving with a constant velocity when seen from another frame S2, when seen from another frame S2, मतलब S2 से अगर हम उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देता है। चलो बेटा, अब ये जो एग्जांपल्स लिए थे ना, इन्हीं एग्जांपल्स में हम कुछ चीज ऐड कर देते। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, S1 से रिलेटेड हमने ये एग्जांपल लिया, इसी के साथ में हम S2 को भी एक बार अटैच करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे S2 की कहानी। ठीक है, मान लो एक और कार है, एक और कार है, उसमें भी पहिए है और उसमें कोई ड्राइवर बैठा हुआ है। अब इसकी अगर सेकंड कार की अगर हम बात करें, सेकंड कार की अगर हम बात करें और मान लो ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v डैश से मूव कर रही है। v डैश इज डिफरेंट फ्रॉम v। लेट्स टेक सम वैल्यूज, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। मान लो v की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड, और v डैश की वैल्यू हमने कितनी ले ली है? से 3 मीटर पर सेकंड, से फॉर एग्जांपल कुछ भी हम एक वैल्यू ले लेते हैं। अब मुझे बहुत सोच करके बताना कि ये जो हमारी दूसरी कार है या इसका जो ड्राइवर है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो ये जो पैसेंजर बैठा हुआ है ये रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है? सोच करके बोलना। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर भी आप बता सकते हो कि ये 3 मीटर पर सेकंड से राइट में मूव कर रही है और ये पैसेंजर इस कार के साथ में 4 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है। तो आई थिंक सेकंड कार के रेस्पेक्ट में हमारा ये जो पैसेंजर है ये 1 मीटर पर सेकंड से राइट में मूव कर रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एम आई क्लियर? भाई मुझे क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी हुई है मैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज द ओनली अप्रोच। तो S2 के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो हमारा पैसेंजर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा जरा ये और बता देना कि हमारी जो दूसरी कार है, ये वाली जो कार है, ये कैसा फ्रेम बना बच्चों? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इनर्शियल। ठीक, तो यहां पर हमको एक कंक्लूजन और मिल गया कि अगर S2 के रेस्पेक्ट में हमारा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो S2 इनर्शियल फ्रेम हो सकता है। तो S2 इनर्शियल फ्रेम हो सकता है। अब जो हमने S1 का दूसरा एग्जांपल लिया था, यहां थोड़ी सी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ज्यादा ध्यान से समझना कि अब ये जो हमारी दूसरी कार है, अब मैं इसके साथ में S2 की कहानी और लेकर के चल रहा हूं। ये हमारा फ्रेम है S2, इसमें बैठा हुआ है ड्राइवर। ठीक, हमारी जो पहली कार है वो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। से द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेक सम वैल्यूज सो दैट द एग्जांपल बिकम्स इजी। और ये जो हमारी दूसरी कार है, मान लो ये भी सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉसिबल तो है, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब पहले तो मुझे ये बताओ
कि S2 के रेस्पेक्ट में S1 का एक्सेलरेशन कितना होगा। हम बोले ए रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट विल बी 0। इसका मतलब S2 फ्रेम में अगर बात की जाए तो पैसेंजर का एक्सेलरेशन कितना है, 0। पैसेंजर का एक्सेलरेशन कितना है, 0। अच्छा, कहीं एक मिसकॉन्सेप्ट और डेवलप होता है, वो क्लियरिफाई करना चाहूंगा आपको। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि साहब रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 होगी। ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि v रिलेटिव इज कांस्टेंट, इट मे बी 0, इट मे बी 0। लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इट डजंट मीन कि रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसी एग्जांपल में वैल्यूज ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाएगा। भाई हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 बोल दिया, चलो अब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन तो 0 आ रहा है। मान लो किसी इंस्टेंट पर हमारी जो पहली कार मतलब S1 है, किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, किसी इंस्टेंट पर मान लो 4 मीटर पर सेकंड है, किसी इंस्टेंट पर, हमेशा नहीं, किसी इंस्टेंट पर। और उस इंस्टेंट पर ये जो हमारा S2 है मतलब सेकंड कार है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, किसी इंस्टेंट पर। नाउ टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू S2 और कार नंबर 2, दैट इज 1 कांस्टेंट वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? किसी भी इंस्टेंट पर, सेकंड एग्जांपल में बात कर रहा हूं, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप बात करोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। तो अगर मैं कहूं कि S2 के रेस्पेक्ट में हमारा जो पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमारा S2 कैसा फ्रेम हो सकता है। अब हमने S2 का कोई एक्सेलरेशन कंसीडर किया था, इसका मतलब ये कैसा फ्रेम बना बच्चों, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बना। ओके, नाउ व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन। हम S1 की बात कर रहे हैं, हमने कहा साहब S1 की फ्रेम में अगर बात की जाए तो हमारा पार्टिकल रेस्ट में है। तो हमने ये दो एग्जांपल लिए थे, ये वाला और ये वाला। तो हमने कहा था कि साहब ये इनर्शियल भी हो सकता है, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। तो S1 के लिए बात क्लियर हुई। फिर हमने कहा कि S2 फ्रेम में अगर बात की जाए तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए। तो उसमें हमने ये वाला एग्जांपल लिया था और फिर ये वाला एग्जांपल लिया। इसका मतलब ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों तरह से हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल करके आया कि S1 और S2 दोनों इनर्शियल भी हो सकते हैं और दोनों नॉन इनर्शियल भी हो सकते हैं। ऑप्शंस पर ध्यान लगाते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, यस। बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, यस। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट। S1 इज इनर्शियल एंड S2 इज नॉन इनर्शियल। अब ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना। S1 इज इनर्शियल एंड S2 इज नॉन इनर्शियल, क्या केवल यही कंडीशन है? मतलब उसने तो स्ट्रिक्टली कह दिया कि साहब S1 तो इनर्शियल ही होना चाहिए, जबकि हम कह रहे हैं तो S1 तो नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। और स्ट्रिक्टली कह दिया कि S2 नॉन इनर्शियल, वो इनर्शियल भी हो सकता है। तो हम इसको इनकरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही S1 इज नॉन इनर्शियल, S2 इज इनर्शियल, इसको इनकरेक्ट बोलेंगे। दोनों इनर्शियल या दोनों नॉन इनर्शियल, बोलो A और B दो ऑप्शन सही हैं या नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? टेल मी, इज दैट क्लियर? चलो, तो दो ऑप्शन हमारे सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पर अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये थोड़ा सा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे। यस, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्वेश्चन में बेटा हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। पार्टिकल हमारा एक्स एक्सिस के अलग मूव कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का हमको ग्राफ दिया हुआ है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 इन द रीजन। सिंपल क्वेश्चन है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 इन द रीजन। ए से बी का रीजन, बी से सी का रीजन, सी से डी का, डी से ई का। कौन सा रीजन ऐसा है जहां पर फोर्स 0 है? अप्रोच करते हैं अपन। हमने कहा साहब हमको ऐसा पोर्शन या ऐसा रीजन ढूंढना है जहां पर फोर्स 0 हो। उल्टा चलते हैं, फोर्स अगर 0 होगा तो उस रीजन में एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो वेलोसिटी उसमें कांस्टेंट होगी। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट चाहिए, मतलब स्लोप अगर कांस्टेंट चाहिए, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो जिस रीजन में
हमको ग्राफ स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, वहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वहां पर फोर्स 0 है। मिल गया आंसर। ए बी स्ट्रेट लाइन है और सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए और सी। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, इंपोर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें, इस क्वेश्चन में भी एक फिगर दिया हुआ है हमको। फिगर शोज अ हैवी ब्लॉक kept on a frictionless, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस, एंड बीइंग पुल्ड बाय 2 ropes of equal mass m। ओके, जितना क्वेश्चन ने बोला एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा एक हैवी ब्लॉक है, इसका मास अपन कैपिटल एम मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। इसके दोनों साइड में रोप लगी हुई है, राइट साइड वाली रोप, ये राइट साइड वाली रोप हो गई भाई, ठीक है। और इधर लेफ्ट साइड में एक रोप लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है। इक्वल मास, दोनों रोप्स का मास कितना है, m, एट t इक्वल्स टू 0। The force on the left rope is withdrawn, but the force on the right end continues to act. T equals to 0 पर कुछ चेंज हुआ। कहने का मतलब ये हो गया, हमारे पास में 2 सिचुएशन है, t लेस देन 0, 2 सिचुएशन आ रही है, और t ग्रेटर देन 0। आई थिंक इसके ऑप्शंस पर थोड़ी सी अगर मैं नजर डालूं तो ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही है कि t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0, कुछ उसके अकॉर्डिंग अपन अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0। ओके, एट t इक्वल्स टू 0 द फोर्स ऑन द लेफ्ट रोप इज विथड्रॉन। मतलब लेफ्ट रोप पर अपन जो फोर्स लगा रहे थे उसको हटा दिया। कब हटा दिया, t ग्रेटर देन 0, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर हटाया, मतलब t ग्रेटर देन 0 पर ये फोर्स हटा हुआ है। और t लेस देन 0 पर अगर बात करेंगे तो ये दोनों फोर्स हैं। लेट f1 एंड f2 बी द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस बाय द राइट रोप। f1 जो लगाया है वो राइट रोप ने लगाया है, एंड द लेफ्ट रोप, लेफ्ट रोप ने जो लगाया है वो f2 लगाया है ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तो f1 और f2 अपन को कैलकुलेट करने हैं f की फॉर्म में। ओके सर, राइट सर। थोड़ा सा fbd के बारे में अपन सोच लें। एक तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया अपन ने राइट साइड में a, और एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया अपन ने लेफ्ट साइड में b, ठीक है जी। यहां पर फोर्स कितना बताया जा रहा है, f1 बताया जा रहा है। तो ये फोर्स अपन ने f1 ऐसे लगा दिया। दोनों डायरेक्शन में क्यों लगाया, क्योंकि ब्लॉक रोप पर लगाएगा और रोप ब्लॉक पर लगाएगी, इक्वल अपोजिट, एक्शन रिएक्शन। ऐसे ही यहां पर बी पर अगर अपन बात करेंगे तो वो फोर्स कितना आ गया, लेफ्ट और राइट दोनों में लगा दे बेटा अपन ने, f2 राइट और लेफ्ट में। क्लियर हो रही है बात, चलो जी। अब t लेस देन 0 पर अगर हम बात करें तो दोनों साइड से अपन फोर्स लगा रहे हैं f, ठीक। सिंपल ऑब्जर्वेशन और सिमेट्री के बेसिस पर एक चीज अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यार ये पूरा सिस्टम दोनों साइड में एक जैसा है। लेफ्ट में जो रोप है उसका मास m है, राइट में जो रोप है उसका मास m है, दोनों साइड से अपन f फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, चेक करके देखें। नेट फोर्स फॉर द सिस्टम इज 0 और नॉट। भाई इस पूरे सिस्टम को अपन देख लेते हैं, t लेस देन 0 पर बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम को। सबसे बढ़िया तरीका है चेक करने का कि पूरे सिस्टम को चेक कर लें। तो व्हाट इज द नेट फोर्स फॉर द सिस्टम, f और f इक्वल अपोजिट, f2 इक्वल अपोजिट, f1 इक्वल अपोजिट, नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। ओके, एक्सेलरेशन 0। अब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो किसी का भी आप एफबीडी बना लो। जैसे मैं राइट वाली रोप का बनाऊं, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने कहा कि साहब इस रोप को एक पार्टिकल मान लो m मास का। अब उस पर राइट में तो फोर्स अपन ने लगाया है f, और उस पर ब्लॉक की वजह से लेफ्ट में फोर्स लग रहा है f1, एंड द एक्सेलरेशन इज 0। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन, नेट फोर्स इज f माइनस f1 इक्वल्स टू ma, a इज 0, सो f इक्वल्स टू f1। इन द सेम वे अगर मैं लेफ्ट रोप के लिए बनाऊंगा तो क्या डायरेक्टली बोल दो f इक्वल्स टू f2। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू f है व्हेन t लेस देन 0। तो t लेस देन 0 पर एक तो ये बात हुई, क्लियर। अच्छा, t इक्वल्स टू 0 पर हमने ये लेफ्ट साइड में जो फोर्स लगा रहा है इसको हटा लिया। अब क्या सिस्टम के लिए नेट फोर्स 0 आएगा, नहीं आएगा। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि ये सिस्टम राइट साइड में ए एक्सीलरेशन से चलेगा अगर हम ये लेफ्ट वाला फोर्स हटा देते तो। चलो जी, अब यहां पर एफबीडी बना करके इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं। राइट वाली जो रोप है उसको अपन ने पार्टिकल माना m मास का, उस पर हमने फोर्स लगाया f, उस पर ब्लॉक की वजह से लेफ्ट साइड में फोर्स आ गया f1, एंड द एक्सेलरेशन इज a। अच्छा, एक्सेलरेशन तो सबका सेम आएगा, तो हम इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों, इसका इक्वेशन बन जाएगा f माइनस f1 इक्वल्स टू ma। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। ऐसे ही लेफ्ट वाली रोप को ले लें हम पहले। लेफ्ट वाली रोप m मास का पार्टिकल, उस पर ब्लॉक की वजह से राइट साइड में फोर्स आ गया f2 आ गया,
लेफ्ट साइड में एफ नहीं लगेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये जो एफ है, ये वाला एफ, क्लियर है, ये वाला हम हटा चुके हैं। अब ये राइट साइड में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन बनेगा हमारा F2 इक्वल्स टू ma। ठीक है बच्चों। अच्छा, ब्लॉक के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्लॉक का मास कितना है, कैपिटल M। इस पर फोर्स क्या है, राइट साइड में जो रोप है उसकी वजह से लगेगा F1, लेफ्ट साइड में जो रोप है उसकी वजह से लगेगा F2। एक्सेलरेशन आएगा इसका a, हम इक्वेशन लिखेंगे F1 माइनस F2 इक्वल्स टू कैपिटल ma। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक, ये तीन इक्वेशंस अपन सॉल्व करेंगे। तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में अपने पास में कोई कंक्लूजन निकल करके आएगा, वो आप कैलकुलेशन करके देख लेना। बाकी इतना तो कंफर्म है कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, 4t इक्वल्स टू 0। ये तो हमने अभी यहाँ पर ये बताया भी था। और आई थिंक इन तीन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतना तो शायद हमको नजर आ रहा है कि F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F तो नहीं आएगा, मतलब ये थर्ड ऑप्शन तो बनेगा नहीं। और F1 लेस देन F, F2 इक्वल्स टू F भी नहीं बनेगा, F2 इक्वल्स टू F भी नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। और F1 इक्वल्स टू F2 बनेगा क्या, t लेस देन 0 पर, तो ये ऐसा है ही नहीं, तो ये करेक्ट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। आप समझ गए मैंने क्या कॉमन सेंस लगाया भाई, t लेस देन 0 पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो ही गया ना t लेस देन 0 पर। और t ग्रेटर देन 0 पर हम तीन इक्वेशंस को देख रहे हैं, इन तीन इक्वेशंस को देख रहे हैं, तो t ग्रेटर देन 0 पर मुझे F1 इक्वल्स टू F नहीं लग रहा और मुझे F2 इक्वल्स टू F भी नहीं लग रहा, तो थर्ड और फोर्थ मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन केवल करेक्ट बनेगा। सॉल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से ही अपन ने बता दिया। ठीक, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। होपफुली यहां तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको, सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या कहता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर on the foot of a person standing there is more than the weight of the person। क्वेश्चन कहता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ ए पर्सन। ये कौन से फोर्स की बात हो रही है, मतलब इतने पोर्शन में अगर बात की जाए, ये जो पोर्शन है यहां तक, इतने पोर्शन में अगर बात की जाए तो ये कौन से फोर्स की बात हो रही है, ये एलिवेटर का फुट आदमी पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाएगा विच इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, तो ये बात कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन की। तो नॉर्मल रिएक्शन इज मोर देन द वेट ऑफ द पर्सन। अब वो एलिवेटर के कुछ केसेस अपन को याद आ रहे होंगे कि ए एक्सीलरेशन से अगर ऊपर की तरफ मूव करे तो, नीचे की तरफ मूव करे तो, और जी एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाए तो, ये सारे केसेस। ठीक है, चलो हम एक बार देख लेते हैं हमारे पास में क्या कंक्लूजन्स थे। मान लो सर ये हमारा एक एलिवेटर है, ठीक है, इसमें हमने एक आदमी खड़ा किया। अब इसमें हम कहेंगे कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और n अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये आदमी के वेट mg से ज्यादा होना चाहिए, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि n ग्रेटर देन mg। अब सोचो ये कौन सा वाला केस बनता है, ये तब बनता है जब n इक्वल्स टू mg प्लस a हम लिखते हैं, और ये हम तब लिखते हैं जब एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो। जब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है हम तो g माइनस a करते हैं, तो n की वैल्यू mg से कम आ जाती है। वो कहता है कि ज्यादा आना चाहिए, इसका मतलब ये वाला केस है। अब हम केवल इसी पर फोकस करें कि भैया हमको तो एक्सीलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में चाहिए। सोचो एक एलिवेटर या लिफ्ट का एक्सीलरेशन अगर ऊपर है तो वो किधर जा रहा होगा, ऊपर या नीचे? दोनों पॉसिबिलिटीज है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। सोचो अगर वो ऊपर जाए, अप, मूविंग अप, अगर वो ऊपर जाए और ए तो हमको ऊपर चाहिए, तो स्पीड बढ़ रही है घट रही है? स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है कि एलिवेटर इज मूविंग डाउन, एलिवेटर नीचे जाए तो भी तो ए ऊपर हो सकता है, रिटार्डेशन का केस बन जाएगा भाई, हमको तो ए ऊपर चाहिए। तो अब अगर एलिवेटर नीचे की तरफ जाएगा और ए ऊपर की तरफ होगा तो रिटार्डेशन केस बनेगा, तो स्पीड कम हो रही होगी। एम आई क्लियर? तो एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि एलिवेटर इज मूविंग अप एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि इट इज मूविंग डाउन एंड स्पीड इज डिक्रीजिंग। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, नो। गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, यस। क्लियर? गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, yes or no?
यस। गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, नो। बी और सी दो करेक्ट ऑप्शन। बोलो बात क्लियर है क्या? तो इसमें ए पर हमको ध्यान लगाना है। अच्छा, अगर वो, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं ये बात, अगर वो हमसे ये कह देता कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो वेट से कम लग रहा है, तो बताओ क्या सिचुएशन बनती? तो ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, फिर अपन दो केसेस कंसीडर कर लेते हैं और सॉल्व करके अपन आंसर निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ द टेंशन in the cable supporting an elevator is equal to the weight of the elevator। ठीक है भाई, फिर हमने एक एलिवेटर बना दिया। एलिवेटर के बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। एलिवेटर बना दिया और ये कि ये केबल लटका दी। इस केबल के सपोर्ट से हमारा एलिवेटर लटका हुआ है। अब केबल में आएगा टेंशन और एलिवेटर का वेट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। वो ये कहता है कि जो टेंशन है वो mg के इक्वल है। ऑप्शन चेक मत करो, ऑप्शन चेक मत करो। टेंशन mg के इक्वल कब आएगा? जब एक्सीलरेशन 0 होगा। सोचो, उल्टा सोचते हैं। अगर एक्सीलरेशन ऊपर होता तो हम लिखते t माइनस mg इक्वल्स टू ma, t इज नॉट इक्वल्स टू mg। और अगर एक्सीलरेशन नीचे होता तो हम क्या लिखते? mg माइनस t इक्वल्स टू ma, तो t इक्वल्स टू, t इज नॉट इक्वल्स टू mg अगेन। अब t इक्वल्स टू mg कब होगा? जब a की वैल्यू 0। मतलब t इक्वल्स टू mg के लिए एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब v कांस्टेंट होना चाहिए। एम आई क्लियर प्यारे बच्चों? ऑप्शन पढ़ लो। गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड नहीं। गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, नो। गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड, यस। गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। एक्सेलरेशन 0 चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में टेंशन विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द एलिवेटर। एम आई क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सॉरी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है क्वेश्चन? अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2। दो फ्रेम से हमने एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया। द फ्रेम S2 मूव्स विद रेस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन A। आई थिंक दिस इज द की इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन। इसी से अपना क्वेश्चन सॉल्व होना है। दो फ्रेम है S1 और S2, दो से हम एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं। S2 मूव्स विद रेस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सीलरेशन। बहुत गहराई से इस चीज को सोचो कि एक फ्रेम अगर दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लेट्स थिंक। मेरे दिमाग में एक पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, सोचना आप, कि S1 इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी एंड S2 इज मूविंग with some acceleration A। अब सोचो, S2 S1 के रेस्पेक्ट में किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है। अच्छा, एक दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में क्या आती है कि S1 इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। ध्यान से समझना इस चीज को। एंड S2 इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। अब यहां पर फिर चेक करके देख लो कि S2 का S1 के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। फिर मैं एक पॉसिबिलिटी सोचता हूं कि S1 इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन A1 एंड S2 इज मूविंग विद सम अदर एक्सेलरेशन A2। अदर एक्सेलरेशन। अब S2 का S1 के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। मैं फिर एक पॉसिबिलिटी सोचता हूं कि S1 इज मूविंग with constant velocity v1 and S2 is moving with some other constant velocity v2। अब S2 का S1 के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन आएगा? नहीं, अब नहीं आएगा। A इक्वल्स टू 0 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक फ्रेम का अगर दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन है
तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बस इन पॉसिबिलिटीज को समझना है, आप अपने आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लोगे। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। क्या इन 3 पॉसिबिलिटीज का बेटा एक कॉमन कंक्लूजन मैं ये निकाल सकता हूं? तीनों पॉसिबिलिटीज का कॉमन कंक्लूजन ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी एक्सेलरेटेड। वन, एटलीस्ट वन। देख लो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये एक्सेलरेशन है, सेकंड में यहां एक्सेलरेशन है और थर्ड में दोनों का एक्सेलरेशन है। तो या तो दोनों एक्सेलरेट होंगे या एटलीस्ट एक तो एक्सेलरेट होगा। इसका मतलब ये जो हमको स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक फ्रेम तो नॉन इनर्शियल होगा ही होगा, क्योंकि किसी एक का एक्सेलरेशन होना जरूरी है। और कोई एक नॉन इनर्शियल होगा तो इसका मतलब उस पर सूडो फोर्स लगेगा। भाई या तो दोनों नॉन इनर्शियल या कोई एक नॉन इनर्शियल। अब हम आगे की बात पढ़ते हैं। लेट F1 and F2 be the pseudo forces on the particle when seen from S1 and S2। S1 में जो pseudo force आ रहा है वो F1 आ रहा है, S2 में जो pseudo force आ रहा है वो F2 आ रहा है। Which of the following are not possible? कौन से पॉसिबल नहीं है? F1 equals to 0, F2 not equals to 0। ये पॉसिबल है या नहीं? हमने क्या शर्त रखी है? हमने शर्त ये रखी है कि कोई एक नॉन इनर्शियल जरूर होगा और जो नॉन इनर्शियल होगा उसमें सूडो फोर्स लगेगा। हमारे हिसाब से क्या बनता है? हम तो ये कहते हैं, हम हमारी बात करें कि भाई दोनों अगर नॉन इनर्शियल होंगे तो F1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, F2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, S1 अगर नॉन इनर्शियल होगा, S1 अगर नॉन इनर्शियल होगा तो F1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, S2 अगर इनर्शियल है तो F2 इक्वल्स टू 0। S1 अगर इनर्शियल है तो F1 इक्वल्स टू 0 और S2 अगर नॉन इनर्शियल है तो F2 नॉट इक्वल्स टू 0। हम तो ये कह रहे हैं। तो अब बताओ, पहला ऑप्शन पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। उसने पूछा कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल है। दूसरा पॉसिबल है क्या? दूसरा भी पॉसिबल है। तीसरा पॉसिबल है क्या? तीसरा भी पॉसिबल है। चौथा पॉसिबल है क्या? चौथा पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा हूँ एससी वर्मा के क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। इन वीडियो सॉल्यूशंस को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको चीज़ों को लेकर के। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बहुत ध्यान से देखो और ध्यान से सॉल्यूशंस को समझो। समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेगमेंट का। A person says that he measured the acceleration of a particle to be non-zero। एक आदमी कहता है कि मैंने एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन जीरो कहा है। While no force was acting on the particle, but एक्चुअल में उस पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। सोचो ये बात कोई आदमी कब कह सकता है? एक आदमी कहता है कि भाई मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन तो है बट फोर्स जीरो है। ये किसकी पहचान है? दिस इज द मैथमेटिकल आइडेंटिटी ऑफ नॉन इनर्शियल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इन नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम्स को ध्यान से पढ़ लो तो ये वीडियो सॉल्यूशन आपको आराम से समझ में आएंगे। यहीं से तो सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट निकलता है, क्योंकि ए नॉट इक्वल्स टू 0, एफ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो एफ इक्वल्स टू एम में एप्लीकेबल होगा ही नहीं। और एफ इक्वल्स टू एम में एप्लीकेबल कब होगा? जब इस पर सूडो फोर्स लगाएंगे। तो ए नॉट इक्वल्स टू 0 और एफ इक्वल्स टू 0 ये किसकी पहचान है? ये नॉन इनर्शियल की पहचान है। अब आदमी क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन ही इज लायर। नहीं भाई, झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ तो थोड़ी बोल रहा है। उसने ऑब्जर्व किया, उसने बोल दिया। हिज क्लॉक माइट हैव रन स्लो। नो, इट इज नॉट स्लो। हिज मीटर स्केल माइट हैव बीन लॉन्गर देन द स्टैंडर्ड। नो, ही माइट हैव यूज्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, इसलिए उसने ये स्टेटमेंट बोला होगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेकंड सेगमेंट के 9 क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियरिफाई ऑल द थिंग्स टू यू। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। आपकी क्वेरीज को देख करके और उनका रेस्पॉन्स दिया जाएगा, आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई किया जाएगा। कहीं और आपको कुछ रिक्वायरमेंट फील होती है, फीडबैक आप दीजिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ भी अगर हमारे लिए पॉसिबल होगा
तो हम वो करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स से कहो, अपने कलीग्स को रिकमेंड करो, वीडियोस को शेयर करो। अपडेट्स मिलेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आगे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।